नमस्कार, आप सबका इस हफ्ते की वीकेंड वाली चर्चा में स्वागत है। आप लोग जुड़िए तब तक, जैसे हमारी रिवायत है कि एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ और उसी कविता के साथ फिर हम संजय जी को फिर जोड़ते हैं। मेरे इस किताब बेतरतीब से मेरी एक कविता है, प्रेम। तुम मुझसे जब भी गले मिलना, खुद को पीछे छोड़कर मिलना। तुम मुझसे जब भी गले मिलना, खुद को पीछे छोड़कर मिलना। उसे लगे कि तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि आत्मा लिपटी है उससे। उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ना, छुड़ाने की जल्दबाजी में नहीं। उसकी हथेली को लगे कि तुम्हारी हथेली पास रहेगी उसके हर सुख दुख में। उसका माथा आंखें मूंद कर चूमना, मत देखना देह को लालच से। उसके माथे को ये भरोसा हो जाए कि ये दो होंठ ताउम्र नेह लुटाने को तैयार रहेंगे। उसकी बातें सुनना तो बड़े गौर से सुनना, अपनी बताने की हड़बड़ाहट में नहीं। बिना जज किए उसे यूं सुनना कि लगे तुम सहेज लोगे उसकी सारी परेशानियां। किसी के साथ प्रेम में रहना तो पूरी तरह होना, आधा आधा कहीं भी रह न पाओगे। तुम्हें शायद अपने फरेब पर भरोसा हो, पर आंखों के जरिए सच कह जाओगे। चलिए, इसी के साथ आज के गेस्ट संजय जी को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। संजय जी जुड़ रहे हैं। अभी भी ब्लैक आ रहा है संजय जी शायद। मैं आपको देख पा रहा हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब एकदम। बिल्कुल सही। बताएं। शुरुआत पहले आपके चंदन से करते हैं सर, बहुत बढ़िया लग रहा है देखकर। किस देखिए, हम तो इस्कॉन के फॉलोअर हैं, तो हमेशा रोज लगाते हैं। अभी पूजा की राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण की, और 108 माला की का रोज प्रतिदिन जाप करते हैं। तो वो तो हमारे प्रतिदिन का जो है वो डेली रूटीन है, वो तो हम क्या रोज बात, करते हैं वो। क्या बात जी। है। जय जी। श्री कृष्ण के साथ फिर शुरुआत करते जय हैं श्री संजय जी। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अ, जी। सबसे पहले तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी मुलाकात थैंक यू। किसी का काव्य मंच पर कहीं हुई थी। मेरी एक जी कविता जी। थी कि यहाँ भी हम नहीं पूरे बिल्कुल वहां अब बिल्कुल। तक आभासी हैं। बिल्कुल कहीं का जन्म है, बिल्कुल। कहीं के हम प्रवासी हैं, और आपको बहुत अच्छी अब लगी ऐसा थी। है कि देखिए विनोद जी, ऐसा है कि आप मैं आपसे ज्यादा परिचित नहीं हूं, पर मैं आपसे पूरी तरह परिचित हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने आपकी पुस्तक की समीक्षा लिखी है, आपके पूरे मनोभावों को पढ़ा है, आपके अंतर विचारों को समझा है, इसलिए मैं आपसे अरे परिचित हूँ। सो आप मुझसे सो परिचित होंगे, इसी सो अवसर नाइस है। ऑफ यू। बताइए। सिंगापुर में जी बहुत से लोग हैं जो हर हफ्ते जुड़ते हैं इस चर्चा में जी और जानना चाहते हैं। तो जी। मेरी कोशिश है कि जो भी साहित्य और कला से जुड़े हुए लोग हैं भारत में, जो इतना कुछ काम कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिले। उनसे कोई सवाल होता है तो नॉर्मली ये लोग चर्चा के दौरान ही पूछते हैं। धीरज जी, जी खुशबू जी, नरेंद्र पटेल जी, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। जी जी तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं जी संजय जी। सबसे जी। पहले तो इस नाम का राज, संजय अनंत नाम का राज क्या है? पूरा नाम है क्या एक्चुअली? देखिए, वैसे आई डोंट बिलीव ऑन कास्टिज्म, हाँ इसलिए हाँ। मैं अपने यहाँ जाति अच्छा सूचक शब्द का उल्लेख नहीं करता। लेकिन मैं आपने पूछा इसलिए मैं बता देता हूँ, मेरा पूरा नाम जो है संजय कुमार साहू है। ठीक है। अच्छा अच्छा। और मैं एक वैश्य परिवार से हूँ, और हम लोग पीढ़ियों से व्यापार कर रहे हैं, हमारे पूर्वज। तो एक बिजनेस बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, और एक बिजनेस परिवार से तो आता हूँ। जी। अनंत, अनंत ये मेरा शब्द कहाँ बैकग्राउंड से आया? है। अनंत शब्द एक एक अनंत शब्द के प्रति एक लगाव था। मैथमेटिक्स में जो इनफाइनाइट है, अगर आप भी साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे मैथमेटिक्स के, बिल्कुल। तो इनफाइनाइट जो वर्ड है, हिंदी में हम उसको अनंत कहते हैं। ठीक है। तो इनफाइनाइट की जो 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 उसकी क्वालिटी है, उसकी ये है कि उसके बारे में ये बताया गया मैथ्स में कि आप उसमें कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटाइए, उसको कोई अंतर नहीं आता। वो अनंत है, वो एज इट इज रहेगा। आप वन में वन जोड़ेंगे तो टू होगा, लेकिन अनंत में अगर आप +1 कर लीजिए या -1 कर लीजिए, वो एज इट इज रहेगा। अनंत अनंत है। एक्चुअली तो इस शब्द के प्रति आकर्षण था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया और साहित्य क्षेत्र में आया, तो मैंने अपने नाम के आगे जो है वो टाइटल मुझे जोड़ उपयुक्त लिया। लगा, इसलिए मैंने संजय आनंद लिखना शुरू किया, और संजय आनंद के नाम से ही मैं बहुत लिखता हूँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सी। संजय जी, जी सबसे पहले
अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को अगर बताएं विस्तार से कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ हाँ, पढ़ाई की। साहित्य की बात तो इसके बाद करेंगे, ये जी सिर्फ जी खाली बिल्कुल। आपके बारे में, कहाँ बिल्कुल पढ़ाई की, अभी क्या सर, कर रहे हैं। आपकी तरह एक छोटे से कस्बे बिलासपुर से आता हूँ। हालांकि अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक बिल्कुल। महानगर बन गया है, पर हम्म, जिसमें हमारा बचपन बीता वो एक बहुत छोटा सा कस्बा था। और कस्बाई संस्कृति में हम लोग पढ़े बड़े लोग हैं। सब लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते थे। अब तो महानगर का की संस्कृति हमारे शहर में भी आ गई। मेरा जन्म अमरावती में हुआ, जो मेरा ननिहाल था। मेरी माता ने मुझे जन्म जो है मेरे ननिहाल में दिया। और मैं ब्रॉन बॉटअप, मैंने पूरा जो मेरा जो जीवन है वो बिलासपुर में ही बीता लगभग। कुछ समय नौकरी के सिलसिले में मैं बॉम्बे, इंदौर वगैरह में रहा, लेकिन मेरा अधिकतम समय बिलासपुर में बीता। सरस्वती शिशु मंदिर में उस समय की जो सबसे बेस्ट स्कूल मानी जाती थी हमारे शहर की, उसमें मेरी बिल्कुल। शिक्षा हुई। और मैट्रिक वहीं से किया। उसके बाद एमएससी किया, बीएससी साइंस मॉडल कॉलेज से एमएस बीएससी एमएससी की। उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा किया। और फिर एक कारपोरेट्स जो है उसमें दो तीन कारपोरेट्स में मैंने जॉब किया। एक स्टर्लिंग का नाम लूंगा। फिर एक तो छोटी कंपनियों में भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद में प्रिंस ग्रुप में मेरा लास्ट जॉब था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि साहब अपनी परंपराओं को निभाते हुए, चूंकि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ और एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, तो घर का भी दबाव था कि कहाँ इधर बाहर इधर उधर भटकोगे, खुद का। वापस आ जाओ। तो फिर मैं बिलासपुर में आकर मैंने अपनी एक छोटी सी फर्म एस मार्केटिंग शुरू की। और वो मेरे रोजी रोटी का साधन बनी। लेकिन मेरा जो जो शुरू से जो कहना चाहिए, मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट कह लीजिए, वो साहित्य ही थी। मेरा साहित्य में ही रुचि थी और मैं छोटेपन से बात जानता था कि मुझे साहित्यकार ही बनना है। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि मुझे कभी भी डॉक्टर तो इंजीनियर बनने का शौक नहीं रहा। चलिए, जी। और इस अभी पे आते अभी हैं। अगर आप पूछे, अभी एक नहीं, छोटी सी बात रह जाएगी। आपने बिल्कुल मेरे व्यक्तिगत जो ने पूछा, तो वो भी मैं बिल्कुल। बताता हूँ आपको कि अभी ये सब ये तो हो गया कि एस मार्केटिंग में नहीं। उसके बाद में जैसे जैसे स्टेब्लिशमेंट हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया जाए। एक छात्र नेता रहा हूँ कॉलेज समय में, एबीवीपी का छात्र नेता था। तो एक जो है लीडरशिप क्वालिटी रही। तो या फिर मैंने अपना एक सोचा कि एक साहित्य के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य हो छत्तीसगढ़ में, तो मैंने विमल साहित्य संस्थान के नाम से एक संस्था बनाई, जो अभी भी रजिस्टर्ड है। और हम लोग इस संस्था के बैनर पे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए, और बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम किए, और इसको मीडिया ने भी काफी कवरेज दिया। तो ये एक हमारी संस्था बनी, जिसका मैं संस्थापक भी हूँ और अभी फिलहाल महासचिव हूँ। और उस अभी कुछ समय से मेरे पास एक महत्वपूर्ण दायित्व है। द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट एक राष्ट्रीय स्तर का फाउंडेशन है, जो सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अब कुछ आप भी देखते होंगे कि कुछ बहुत सारा हमारे धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति जो है एक गलत रवैया, और एक उसको एक विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसका विरोध करना, उसको उसको जनता के समक्ष एक्सपोज करना, और उसका एक विकल्प प्रस्तुत करना, यह फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य है। इसके अध्यक्ष है मेरे मित्र, मेरे अग्रज डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी। और मैं उनको गुरु मानता हूँ, और वो इसके फाउंडर है, और मैं इसमें फिलहाल द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी ये मेरे कार्य हो गया। इसको छोड़कर आपकी तरह सोशल मीडिया में, जब से सोशल मीडिया आया तब से सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ हूँ। उसमें भी मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। मेरे 5 से 6 हजार फॉलोअर है। मैंने एक उसमें ग्रुप बनाया था, साहित्य अच्छा। प्रेमी, जिसका बाद में मैंने नाम बदला 2018 में। हम्म। उसका नाम किया विश्व हिंदी सभा। तो इसमें मॉरिशस सहित आपका पूरा यूरोप और अमेरिका और भारत में बसे जितने भी अपने भारतीय हिंदी भाषी हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और इसमें साहित्यिक जो है ब्लॉग्स में लिखता हूँ, दूसरों के ब्लॉग भी इसमें आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी गतिविधि है। और फिल्मों के लिए और फिल्मों की जो समीक्षा, एक समीक्षक हुई तो आप जानते ही हैं मुझे समीक्षक के रूप में। तो बिल्कुल फिल्मों के लिए मैं अनेक पत्र पत्रिकाओं में मेरी समीक्षाएं रेगुलर छपती हैं। और साहित्यिक पत्रिकाओं में मैं साहित्यिक पुस्तकों की समीक्षाएं लिखता हूँ। अब तक 100 से ऊपर पुस्तकें की समीक्षाएं कर चुका हूँ। बिल्कुल। ये मेरा एक छोटा सा परिचय हुआ, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं शायद मुझे जो नहीं जानते होंगे, उनके समक्ष ये बातें बिल्कुल। रखना जरूरी नहीं नहीं, है। थैंक यू सो मच। तो साहित्य पे मैं शुरुआत इससे करता हूँ। मान लीजिए ये पढ़ाई तो आपकी साइंस साइड के जी स्टूडेंट रहे, और जी 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 आरओआई की इस दुनिया में बेचने खरीदने का काम करना था कि कुछ जी कुछ बेच लें, उसके लिए कुछ पैसे मिल जाए, जो आप कर रहे थे, जो हम सब कर रहे हैं कहीं ना जी कहीं। जी जी। तो ये साहित्य का जो प्रेम था, ये आनुवंशिकी था, नाना ननिहाल या फिर जी। दनिहाल या किसी साइड से आ गया था, कहाँ से आया? कौन से नॉवेल या हाँ, कौन से पत्रिकाएं देखिए, पढ़ी इसमें जिससे ये इसमें लगा आपको? इसमें दो बातें। मेरी जो माता जी हैं, वो एक कवित्री हैं। उनका अच्छा। एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है।
और वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ स्तर पे विभिन्न काव्य मंच पे जाती हैं काव्य पाठ करने के लिए। तो माता जी से मुझे आप कह सकते हैं कि बाई ब्लड मुझे मिला, ठीक है, ये कह सकते हैं। परंतु माता जी का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं रहा, मेरा प्रभाव मेरे साहित्य में रहा वो मेरी दादी माँ का रहा। मेरी दादी माँ जो थी वो पढ़ी तो सिर्फ चौथी तक थी, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक था। वाह। वो उनको उस जमाने में जो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी घर में लाकर, उस समय तो टीवी और ये सब चीजें थी नहीं, तो वो पुस्तक जब उनको समय मिलता था तो पुस्तकें ही पढ़ती थी। तो उन्होंने बहुत पढ़ा। और उस समय का आपको भी मालूम होगा, आप यूपी से हैं, एक हम लोग के भी पूर्वज कभी यूपी से आए थे, जी हालांकि हम जी, छत्तीसगढ़ में हैं आज की तारीख में। लेकिन कल्याण एक प्रकाशित हुआ करती थी, आपकी बिल्कुल जानकारी भी होगा, जानता जो पुराने लोग हैं उसमें हूँ पढ़ते पत्रिका थे। में। हाँ तो कल्याण वो बहुत पढ़ा करती थी, कल्याण के विषयांक बहुत पढ़ती थी। और इसके अतिरिक्त उनको भी जो साहित्य पढ़ने मिला, जैसे शिवाजी सावंत का मृत्युंजय हो गया, और आर्य समाज का साहित्य, हमारे घर के पास में आर्य समाज मंदिर है, तो आर्य समाज मंदिर के पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें आया करती थी घर, उनको उपलब्ध कराई जाती थी पढ़ने के लिए उस जमाने में, हमारे दादाजी और हमारे ताऊ जी वगैरह के द्वारा। तो वो पढ़ा करती थी। तो उन्होंने मुझे कहानी के रूप में ये सारी चीजें जो है बचपन से जो है वो एक प्रकार से प्रस्तुत करना शुरू की। मैं उनके साथ ही सोता था, तो रात को मुझे रामायण की कहानी, तो कभी ये कहानी, ये सब सुनाया करती थी। जैसे हाँ, जैसे उम्र बढ़ी, आयु बढ़ी, तो फिर उन्होंने मुझे साहित्य से परिचित कराना शुरू किया। तो देखो अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मृत्युंजय पढ़ो, अब तुम गुरुदत्त वैद्य का साहित्य पढ़ो, अब ये पढ़ो। तो इस तरह से उन्होंने मेरे अंदर वो तो रुचि आपकी जागृत दादी की। आपके और साहित्य में वही है ना, पूरी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं कि उनका बहुत प्रभाव रहा। और उसके बाद में फिर जो है जब मेरी रुचि जग गई, तो मैं बेसिकली मैं शुरू से साइंस का स्टूडेंट रहा। हम लोग के समय में आपकी जानकारी होगी 11th मैट्रिक हुआ करता था, तो हम लोग जी 8th क्लास में सब्जेक्ट चुन लेते थे, तो मैंने मैथ्स ही चुना था। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन मैं अतिरिक्त मुझे पढ़ने का जो शौक था, यानी साइंस की पुस्तकें तो जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी तो सभी पढ़ते थे, लेकिन मैं और मेरे एक मित्र थे योगेश्वर, जो अभी भी मेरे मित्र है, मेरे बड़े अभिन्न है, योगेश्वर शुक्ला। तो हम लोग जो है कॉलेज में या स्कूल में जब तक थे, तब तक हम यहाँ की शासकीय पुस्तकालय के सदस्य थे, वहां से हम पुस्तकें लाते थे, पढ़ते थे। तो आप विश्वास करेंगे या ना करें, मैं 11th पढ़ने तक मैं सैकड़ों पुस्तकें पढ़ चुका था, जिसमें सत्यजीत रे, बांग्ला साहित्य, आपका हिंदी के बड़े जो साहित्यकार हैं अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, ये सब मैं 11th क्लास में पहुंचते पहुंचते तक पढ़ चुका। तो पढ़ने का जो शौक था, मैं एक लेखक कितना अच्छा हूँ ये मैं नहीं जानता, वो तो मेरे जो पाठक है वो निश्चित करेंगे, लेकिन मैं एक अच्छा पाठक हूँ, ये इसकी मुझे मुझे बड़ा गर्व है। मुझे पढ़ने के लिए, जब भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं जितना भी मेरे पास अतिरिक्त समय मिलता है, मैं इंटरनेट पे भी बैठता हूँ तो सिर्फ पढ़ता ही हूँ। और मैं हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, बांग्ला साहित्य, कुछ रशियन साहित्य, जो कुछ भी मुझे पढ़ने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने उपलब्ध कराया, वो मैंने पूरा पढ़ा, और आज भी मैं पढ़ता हूँ। नहीं, ये संजय जी, जिस तरह से मेरी सबसे आपने बड़ी मेरे ताकत है। किताब की समीक्षा लिखी थी, मैंने उसे पढ़ा जब जी, पूरा, और बड़ा जी, डिटेल में लिखा था। मैंने किसी पढ़ने वाले या किसी पाठक को इतना डीप जाकर किसी किताब के बारे में लिखते देखा नहीं था। तो मुझे ये अंदाजा मिला कि शायद आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं। जिस तरह से आपने उसको तुलना किया, लिखा उसके जी, इमोशंस को परत दर जी, परत, तो लगा कि जी, आप जी, शायद बहुत पढ़ते हैं। तो चलिए, मेरा जी। अगला सवाल संजय जी, फिल्मों में कैसे इंटरेस्ट आया कि फिल्मों में कुछ इस तरह की चीजें की जाएं, या अच्छा साहित्य फिल्मों की तरफ जाए? ये कहाँ से रुचि आई? क्योंकि देखिए ऐसा है ज्यादातर कि साहित्य के आप लोग फिल्मों से दूर ही रहना चाहते हैं, अमूमन एक दूरी देखिए, बना के रखते हैं कि भाई आप उसका उधर नहीं एक जाना एक है। कारण आप हाँ, एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप उस मैं आपको वो काल में लेके जाना चाहता हूँ, 80s और 80s का जो था, जिसमें हमारा बचपन भी था। ठीक है, नाउ आई एम 55 ईयर्स ओल्ड पर्सन। तो उस समय मनोरंजन का एक ही साधन होता था, वो था सिनेमा। जी ठीक है, और सिनेमा ही एक ऐसा होता था कि भाई हमको कहीं से कुछ मम्मी ने पैसे दिए या घर से किसी ने पैसे दिए, तो मित्रों के साथ जाके सिनेमा देखना। ठीक है, तो सिनेमा का आकर्षण तो रहा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब दूरदर्शन का दौर आया, तो आपने देखा होगा कि दूरदर्शन ने बहुत अच्छी फिल्मों का उसमें टेलीकास्ट होता था। उसमें एक तो वो कमर्शियल फिल्में दिखाते थे, इसके अतिरिक्त तो वो रात के समय में कुछ अच्छी जो है कलात्मक फिल्में दिखाते जी थे। मृणाल सेन की फिल्में, और सत्यजीत रे की फिल्में, ऋतुपर्ण घोष, इस तरह के जो अच्छे जो कलात्मक फिल्में वो दिखाया करते थे। तो इस प्रकार से फिल्मों के प्रति रुचि जगी। ठीक है, उस पीरियड में रुचि जगी, फिल्मों को मैंने समझना शुरू किया। और सबसे सबसे जो मेरी रुचि का कारण रहा, वो रहा गुरुदत्त। मैं गुरुदत्त से बहुत प्रभावित रहा। हम्म गुरुदत्त का जो मैं ऐसा मानता हूं कि
जितना मैंने लिखा आज तक फिल्मों के ऊपर, मैं ये बात बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूँ, और अपने अध्ययन और अपने विश्लेषण के आधार पर ये कह सकता हूँ कि गुरुदत्त से जीनियस व्यक्ति सिनेमा। भारतीय सिनेमा में अब तक कोई नहीं आया। बिल्कुल। वो जल्दी चले गए संसार से। अगर वो रहते तो और भी अच्छी कलात्मक फिल्में वो दे पाते, क्योंकि और उनको इतनी समझ थी संवेदनाओं की। जो हम कहते हैं ना कि आप और मैं जो है पेपर पे हम लिखते हैं, गुरुदत्त ने साहित्य को पर्दे पर लिखा। वाह, तो जो क्या बात है। पर्दे पर बहुत जो बहुत लिखा से हुआ लोग साहित्य होता है वो गुरुदत्त बहुत की मूवीज उम्दा के बारे होता में है। बहुत से तो लोग इस ऐसा प्रकार कहते हैं जी, सचिन जी, ये बहुत से लोगों का कहना है कि जैसे लगता था कि वो किताब को पर्दे पर पूरी तरह से लेके बिल्कुल, आते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल, किताब अलग है और वो जो दिखा रहे हैं अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उनका प्रभाव रहा। उसके बाद में देखिए जो फ़िल्मों से एक चूँकि एक लगाव हुआ, और उसके बाद में मैंने आज से करीब जो है करीब जो है 15-20 साल पहले मैं साहित्य अमृत के लिए भी लिखता था। प्रकाशित हुए फिल्मों पर साहित्य अमृत जो है वो एक अच्छी पत्रिका है, एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका। हंस के बाद जो है मैं समझता हूँ कि भारत की दूसरी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है हिंदी साहित्य की। साहित्य अमृत में भी मैं लिखा करता था। तो वो एक फिल्मों के प्रति जो है वो झुकाव हुआ, लिखने की एक आदत पड़ी, और जो चूंकि एक रुचि भी जग गई उसमें। तो इस प्रकार से मैं लिखता गया। हाँ, एक विषय जो है आपने मेरे लेखन उसके ऊपर और जो छूट गया था वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जिस उम्र में, जिस आयु में लोग हीरो बनने के चक्कर में या हीरो बनने की तमन्ना रखते हैं, 20-22 साल की उम्र में बॉम्बे भागते हैं, बॉम्बे जाते हैं कि साहब हम हीरो बन जाएंगे, उस आयु में मैं कलकत्ता जाता था। और अच्छा। मुझे इतना यानी रुचि थी, क्योंकि कलकत्ता जो है वो जो जो साहित्य प्रेमी, संस्कृति प्रेमियों का मक्का मदीना है। ठीक है। बिल्कुल। तो कलकत्ता में जो जो साहित्य है, और जो कलकत्ता के रुचि रखने वाले लोग हैं, संस्कृति के प्रति रुचि रखने वाले लोग हैं, वो आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेंगे, कम से कम जितना मैंने समझा है। क्योंकि यूरोप का तो मुझे अध्ययन नहीं है, पर भारतीय और आसपास का जो जो भी हम जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो रियली सिटी ऑफ जॉय है। वहां पर वास्तव में लोगों की संस्कृति और साहित्य के प्रति बड़ी गहन रुचि है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कलकत्ता में, मुझे कहीं कोई जॉब मिल जाए और मैं बिल्कुल। कलकत्ता सेटल हो जाऊं। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दूसरा एक कारण था कि मैं विमल मित्र से बहुत प्रभावित रहा। तो विमल मित्र के परिवार से मेरा जुड़ाव भी रहा। उनकी उनकी बेटी उनकी जो बेटी है शकुंतला बसु, आज भी वो मेरे संपर्क में है। विमल मित्र और उनकी जो पत्नी थी, मैं उन्हें माँ बोला करता था। तो मैं उस आयु में 21-22 साल की उम्र की आयु में विमल मित्र के लेखन कक्ष में बैठ के उनके मैन्युस्क्रिप्ट देखा करता था। जैसे साहिब बीबी गुलाम को जो उन्होंने गुरुदत्त को लिख कर दी, जिसके ऊपर मीना कुमारी ने फिर अभिनीत फिल्म बनी, जो बहुत क्लासिक मानी जाती है हिंदी सिनेमा की। तो वो उन फिल्मों की मैंने स्क्रिप्ट देखी। ठीक है। बांग्ला में उनके ऊपर जो उनकी रचनाओं पे जो फिल्में बनी, फिर बाद में जो मुजरिम हाजिर हो के ऊपर जो सीरियल बना जिसमें उत्पल दत्त थे, नूतन थे, वो सब मैंने वहां पर उस कार्य को देखा, समझा। तो उस वही भी कार्य था कि विमल मित्र का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। और वो एक जो है एक उनके परिवार से जुड़ने के कारण, और उनके माँ जो थी, उनकी पत्नी जो थी, उनका मुझे बहुत जो है आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। तो एक वो भी कारण था कि मैं वो लिखता चला गया। संजय जी, और अमूमन जी, जहाँ रहते हैं, जैसे मैं बनारस से हूँ, तो हम्म, बिहार हम्म, सटा हुआ है, तो भोजपुरी जी, अपने आप थोड़ी बहुत आ भी जाती है, और उसका बड़े जी, जी, उस साहित्य या उस समाज को समझना मेरे लिए कहीं आसान जी, है, जो बिहार से सटा हुआ जी, बनारस है, बनारस यूपी का वो हिस्सा है। जी, आप जी, छत्तीसगढ़ में रहे, मैं जितनी बात आपकी सुन रहा था, आप लगातार बांग्ला साहित्य की बात कर रहे थे, लेकिन एमपी जी। के लोगों को मैं देखता हूँ कि उनका उनका रुझान मराठी साहित्य की तरफ ज्यादा रहता है रादन बांग्ला हाँ, साहित्य, बिहार के लोगों का रहता है। तो आपकी लाइफ में मराठी साहित्य का कितना योगदान था, या कितना आपने पढ़ा उसको? मराठी साहित्य में मैंने जो अनुवाद, देखिए जितनी भी मैंने जो साहित्य पढ़ा है, चाहे बांग्ला का पढ़ा हो, मराठी का पढ़ा हुआ, ये अनुवाद साहित्य ही पढ़ा है। मूलतः थोड़ी बहुत बांग्ला आती है, थोड़ी बहुत अगर किसी ने मराठी बोली तो वो समझ में आ जाती है। पर आप ऐसा कहें कि अगर मैं धारा प्रभाव पढ़ सकूं, साहित्य पढ़ सकूं उनकी भाषा में, तो ये संभव मेरे लिए नहीं है। मैंने जितना भी साहित्य पढ़ा, वो सब अनुवाद साहित्य ही पढ़ा। जो मराठी का जो साहित्य है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप मराठी में भी पढ़े तो भी समझ सकते हैं, कारण है कि हमारी लिपि एक है, अधिकांश शब्द एक है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। शब्दों भी बहुत सारे जो हमारे मिलते जुलते, बांग्ला भी मिलते हैं, लेकिन बांग्ला के साथ एक जो है, एक आपको जो पढ़ते समय जो एक जो कठिनाई आएगी वो ये आएगी कि उनकी जो है लिपि अलग है। ठीक है, लिपि अलग लिपि है, का बिल्कुल। फर्क होगा। लेकिन हिंदी और मराठी के साथ ये कि लिपि एक है।
कुछ एक ड़ और ड़ का एक कुछ फर्क है जो हमको हिंदी में नहीं मिलता, उनमें मिलता है। ऐसे दो चार अगर हम डिफरेंसेस को छोड़ दें तो मराठी सीखना पढ़ना बहुत ही सरल है। ठीक है, और मैं महाराष्ट्र जाता रहा हूँ, बहुत समय मैंने मुंबई में बिताया, मेरा ननिहाल रहा है, तो मैं मराठी से जो है वो परिचित रहा हूँ। लेकिन मराठी में मैंने जो उनका उनकी जो उनकी जो जो अच्छे ग्रंथ माने जाते हैं, मैं बस वही मैं पढ़ पाया हूँ। मैंने उनकी जो कविताएं हैं, मैंने बहुत सारी कविताओं का अनुवाद पढ़ा है, जो जिसके लिए आजकल वैसे वो शब्द लोग उपयोग में नहीं लाते, फिर भी मैं लेख कर रहा हूँ। जो दलित साहित्य कहा जाता था, जो बुद्धिस्ट, जो नौ बुद्धिस्ट बने, उन्होंने जो साहित्य लिखा वो भी मैंने काफी पढ़ा है, क्योंकि वो मुझे पढ़ने का अवसर मिला, उनकी कविताएं पढ़ने का अवसर मिला। वो एक अलग विचारधारा की कविताएं होती हैं, तो वो भी मैंने पढ़ा है। और शिवाजी सावंत को पढ़ा है, जो उनके जो एक मेरी दृष्टि में जिसने जिसने मराठी साहित्य को विश्व विश्व पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर जो लेकर है, वो शिवाजी सावंत है। आज शिवाजी सावंत की जितनी भी कृतियां हैं, वो भारत की सभी भाषाओं में अनुवादित है। आपको जानकर आशय, आप बांग्ला में पढ़ सकते हैं, आप मलयालम में पढ़ सकते हैं, आप तेलुगु में पढ़ सकते हैं, हिंदी में तो है ही। मृत्युंजय आज भी बेस्ट सेलर मानी जाती है। ठीक है, छावा जो फिल्म बनने जा रही है, वो भी बेस्ट सेलर मानी जाती है, जो उन्होंने शिवाजी के पुत्र के ऊपर लिखी। संभाजी के तो ऊपर लिखी हुई है। संभाजी के ऊपर लिखी। तो ये जो है, ये पढ़ने का अवसर मिला। बांग्ला में ये रहा कि मुझे बांग्ला का अनुवाद बहुत मिला, और क्योंकि बिलासपुर में बांग्ला कम्युनिटी, बांग्ला भाषी बहुत है। ठीक है, अच्छा, एक रेलवे के कारण जो है ना, रेलवे का एक सेंटर होने के कारण एक समय में अंग्रेजों ने बहुत बड़े स्तर पे, जो पुरानी कंपनी होती थी रेलवे की, तो वो एम्प्लॉइज जो है, चूंकि ये उस समय उतना डेवलप नहीं था, तो जितने एम्प्लॉइज लेकर आई वो बंगाल से लेकर आई। तो बंगाली है, कि ये प्रवासी बंगाली है, जो बहुत सालों से यहाँ सेटल है, बिलासपुर और आसपास के रीजन में। तो उनसे उनसे मित्रता रही, और एक हमारी विपुल साहित्य संस्थान की अध्यक्षा है, श्रद्धेय डॉक्टर भारती भट्टाचार्य, वो भी बंगाली हैं, तो वो मुझे उपलब्ध कराया करती थी, आप इसको पढ़िए, आप उसको पढ़िए, तो वो हम पढ़ते थे। तो उसको यानी तो ये, लेकिन मैं ये मतलब ये मैं कहता हूँ कि मैंने जितना हिंदी साहित्यकारों को पढ़ा, लगभग उतना ही मैं बांग्ला साहित्य, चाहे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो, चाहे आशा पूर्णा देवी हो, चाहे ठीक है, चाहे ताराशंकर बंदोपाध्याय हो, मैंने सबको पढ़ा बहुत अच्छी। और आज भी पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जीवन जो है हमारा, हम पूरा जीवन चिता में जलने तक अगर हम लगातार भी पढ़ें, पढ़ते तो हैं। हम सिर्फ एक बूंद ही हासिल कर पाएंगे। इतना विस्तृत है, इसी क्योंकि जब भी इसी हम से पढ़ते हैं ना, इसी से जुड़ा विनोद जी, मेरा तो यही अगला लगता है, सवाल अच्छा है। ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। हाँ, यानी वो एक आभास होता ही है अपनी कमी का, अच्छा ये तो हमको मालूम ही नहीं था, अच्छा ये भी लिखा गया है, अच्छा ये भी ऐसा होता है। यानी हर बार कुछ नहीं नया तो जानने को मिलता है। इसी जी इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है संजय जी। जी थोड़ा सा अभी तक तो बड़ा फैक्ट था कि आप अपने बारे में बता रहे जी थे कि मैंने ये जी पढ़ा, या मैं खुद भी पढ़ता लिखता रहता हूँ। पर एक जी सवाल जो हमेशा मन में कौंधता है, और खास तौर से अगली पीढ़ी पूछती है, तो इसका जवाब नहीं मिलता, कि हम सब इतनी तेजी से इस बाई एंड सेल के मोड में हैं, खरीदने बेचने के मोड में हैं। हर चीज में हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि आपने 2 घंटे लगाए तो उसमें मिला क्या आपको। तो ये जो साहित्य की दुनिया है, इसमें कोई ऐसा खास रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको बड़ा मोटिवेशन चाहिए कि भाई, मैं आप बोल रहे हैं इतना कुछ पढ़ लिया और दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी बैक। तो आपको एक आजीविका भी करनी पड़ती है। कोई लेखक ही नहीं बोलता मैं लेखक हूँ, बोलता है मैं टीचर हूँ या बैंक में काम करता हूँ प्लस मैं लेखक हूँ, या जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं शिपिंग में हूँ और लिखता भी हूँ। तो बिना किसी आरओआई के लिखना पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चे या हमारी यंगर जनरेशन हमसे सवाल पूछे कि भाई क्या जरूरत है साहित्य की, जिससे कुछ मिलना जाना नहीं, उसका क्या लेना देना है, तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए कि साहित्य क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। देखिए साहब, तो मैं उनके देखिए ऐसा है कि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा है, और कॉर्पोरेट्स में काम भी किया है। अगर आप गिव एंड टेक की बात करें, तो साहित्य भी गिव एंड टेक है। मैं आपको लॉन्ग टर्म में समझाता हूँ। बिल्कुल। कालिदास जी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कालिदास संस्कृत साहित्य के महाकवि कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आज तक हमारे विद्वत जनों ने ये हम नहीं बता सकते कि कालिदास जी कैसे थे, उनका रंग रूप कैसा था, उनका जन्म कब हुआ था, वो किस कालखंड में, इसमें अभी भी विद्वत जनों में मतभेद है। ठीक है, लेकिन कालिदास जी जो लिख गए, वो आज हजारों साल बाद भी, ठीक है, अगर उनका 1500 ईस्वी पूर्व ही उनका जन्म माना जाता है, तो आज भी उनका साहित्य जो है, मेघदूतम, शाकुंतलम, सब जीवित है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करके जा रहे हैं जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं। आप तो चले जाएंगे, आप चिता पे जल जाएंगे। मैं यंग जनरेशन से कह रहा हूं कि इफ यू आर इन, शब्द की यात्रा अनंत होती है।
शब्द अनंत तक यात्रा करते हैं। आप सोचिए कि कालिदास जी के विषय में हम नहीं जानते एग्जैक्टली कि वो कैसे थे, दिखते कैसे थे, वो उनके परिवार में कौन थे, उनको उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था, इवन इस पे भी अभी हमको डाउट्स है कि हम विद्वान अलग अलग शब्द वो मत देते हैं। लेकिन वो अपने शब्दों के रूप में इस संसार में अभी भी जीवित है। और गुरुदेव कहा करते थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, कि साहित्य लेखन क्या है, हम अपने पद चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं इस धरा पर। ये हमारे पद चिन्ह नहीं, आप और हम चले जाएंगे विनोद जी, लेकिन जो हमारी पुस्तकें हैं वो पद चिन्ह के रूप में संसार में रहेंगी। तो ये गिव एंड टेक है। अगर मैं यंग जनरेशन तक कहूँ कि देखिए, आप ये जो सोचते हैं कि साहित्य में आज कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आपने ऐसा पोर्टफोलियो खरीदा है अभी, ठीक है, ऐसे पोर्टफोलियो पे इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ कंपनी जो है वो अभी शुरू हो रही है, बट इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और एक टाइम पे बहुत ही हाईली रिटर्न आपको देगी। ये सोच के इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, यंग जनरेशन से मैं जी। बिल्कुल। बीच में बादल गरज रहे थे तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपना म्यूट किया था ताकि आप परेशान हो। यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही है जी सिंगापुर में। जी जी। तो मेरा अगला सवाल था कि आपका जो साहित्यिक पोर्टफोलियो है वो बड़ा विस्तृत है। आप पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, समीक्षा भी जी करते हैं, फिल्मों में भी इंटरेस्ट जी है, वहां की समीक्षा करते जी हैं। इन सारी जी। चीजों में आपकी पसंदीदा विधा क्या है? कौन सी चीज है जो करते हुए संजय आनंद को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये बढ़िया, ये मुझे करते हुए बड़ा मैं नेचुरली अलाइंड फील करता हूँ? देखिए मुझे देखिए, मैं जो लिखता हूँ, ठीक है, अगर मुझे कविताएं लिखनी है तो जो मुझे, अगर मेरे अंदर कोई कोई विषय आ रहा है या मुझे कोई, मेरे अंदर कोई संवेदना जागृत है, तो वो मैंने लिख दी, वो तो कविता हो गई। कहानियां भी जो है, अगर किसी विषय पर मुझे, कोई विषय मुझे अगर कचोटता है या ऐसा लगता है कि इस विषय पर मुझे लिखना चाहिए, या कोई मैं ऐसा चरित्र देखता हूँ कि इसको मुझे कागज पर उतारना है, तो मैं उस पर लिखता हूँ। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, जो पढ़ना जो है, वो मुझे सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद है। और पढ़कर जो समीक्षाएं मैं लिख रहा हूँ, इस कार्य में मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है। क्योंकि आपकी इसका समीक्षा कारण देख के ये है लगता कि है। आपने जो लिखा वो तो आपके अपने विचार हैं, वो तो उससे तो आप परिचित है। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी और को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस और को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसके अंतर्मन को पढ़ते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। तो आपको एक नए विचार से आप जो है, आपका साक्षात्कार होता तो है। इसी अगर इसी पर मैं मैंने विनोद दुबे जी को अगर मान लीजिए पढ़ा, तो विनोद दुबे जी के विचारों को मैं समझ पाया, उनके अंतर्मन के अंदर मैंने प्रवेश किया। ये एक प्रकार का परकाया प्रवेश है, जिसका जो हमारे यहाँ मैथोलॉजी में उल्लेख होता है ना, परकाया प्रवेश, एक प्रकार का परकाया प्रवेश है कि मैंने उनके अंदर प्रवेश करके उनको समझा। तो ये कार्य बड़ा आनंद देता है, क्योंकि जितना आप दूसरों को पढ़ने में आनंद आता है, वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो और इसी मुझे कोई पर भी पुस्तक अगर मिलती है तो मैं डिटूर पढ़ता हूँ। करता हूँ मैं। ये जो एनआरआई राइटर्स हैं मेरे जैसे जो बाहर रहते हैं, लिखते हैं, जी जी। इनकी इनकी लेखनी में क्या ऐसी चीज है जो थोड़ी सी भारत में रहने वाले लेखकों से अलग है? ऐसा कुछ लगा आपको पढ़ते हुए? क्योंकि आपने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है। हाँ हाँ, मैंने जितने भी जो जो है अ, हमारे प्रवासी भारतीय, मैंने उनको पढ़ा है, चाहे वो मॉरिशस में रहते हो या यूरोप में सेटल हुए हो या आप जैसे सिंगापुर में रहते हैं। इनके अंदर जो सबसे एक जो सब में समानता है, वो है जिसको कहते हैं ना कि अपने देश और अपनी जगह के प्रति जो है नॉस्टैल्जिया। लगाव, जिसको वो छोड़ देना। ये एक बिल्कुल जैसे जो सब में कॉमन बात निकलती है, वो ये निकलती है कि आज वो रहते कहीं पर भी हों, विश्व के किसी भी कोने में रहते हों, वो कितने भी बड़े व्यक्ति बन गए हों, उनकी उनकी संपन्नता उनके पास आ गई हो, लेकिन अपने गांव से, अपने अपने देश से उनका लगाव बना हुआ है। और ये एक प्रकार की अतिजीवता है, ठीक है, क्योंकि हम रहते हैं, जहाँ आप सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन आपके मन में आपका गांव और जो कुछ आप छोड़ कर आए हैं, वो आप अपने साथ लेकर आए हैं। तो ये उनके साहित्य में मुझे देखने मिलता है। पर ये उस पीढ़ी का साहित्य है जो अभी प्रवासित होकर आई है। आने वाले समय में इसमें परिवर्तन आएगा। जो बिल्कुल। वहां जन्म लिए हैं, उनका लगाव वैसा नहीं होगा जैसा आप लोगों का है। वो उसमें परिवर्तन आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि उनका भारत से के विषय में केवल उन्होंने सुना है, या वो कभी कभार अपने माता पिता के साथ भारत गए हैं। लेकिन आप लोग जो हैं, जिनका जो भारत में आए हैं, ठीक है, या अभी कुछ समय पहले जो सेटल हुए, उनका भारत से लगाव ज्यादा है। तो आने वाले समय में वो साहित्य में परिवर्तन हमको दिखेगा। जैसे आप सूरीनाम में देखिए या मॉरिशस में देखिए, तो जो पीढ़ियों से रह रहे हैं, ठीक है, वहां उनका बदल रहा है। साहित्य
उनके साहित्य में जो स्थानीय विषय है वो ज्यादा है। हो जाता है। उनका भारत नहीं, से हमें यानी भारत हमें से इस जुड़े बात के लिए विषय काफी कम हो कहा जाते जाता है कि हैं। जी आप लोगों की राइटिंग में बड़ा नॉस्टैल्जिया है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी पहली पीढ़ी का एनआरआई राइटर से अगर आप भारत को निकालेंगे तो मतलब किसी स्त्री से आप उसके पीहर को भूलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ दौलत, यहाँ जी शोहरत, यहाँ जो हाल है अपना, इसी से पहचान अपनी है, यही ससुराल है अपना। मगर बिल्कुल। कैसे उसे भूलें, ऐसा जायका था वो, जहाँ जन्मे हुनर सीखा शायद मायका वाह, था वो। क्या और वो बात तो है। रहता ही हमारे साथ, चलता ही है, उसी कविता की लाइन है ये। जी जी जी। चलिए तो आपकी आपकी कविताएं तो देखिए ऐसा है, मैंने आपको एक बात कही थी और मैं आपको चूंकि आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं फिर भी मैं वो बात आपसे कहूंगा। आप अपनी मौलिकता जिस हिसाब से आप लिखते हैं, जो आपका एक तेवर है उसको कायम रखिए। वो हटकर है जो परंपरागत जो दूसरे जो एनआरआई लिख रहे हैं उनसे आपका तेवर बिल्कुल अलग है। और ये अलग तेवर ही आपकी पहचान बनेगा, मेरी बात याद रखिएगा। इसको आप लिखिए, इसी चलिए, इसी ये तरह से ये लिखिए जो आधुनिक साक्षात्कार सेव कविताएं आप रहेगा, लिख रहे कभी हैं। पहचान बन गई तो इसी साक्षात्कार को उठाया जी जाएगा। जी जी जी। अगला मेरा सवाल था कि आगे का क्या प्लान है संजय जी, लाइफ में क्या विजन है, इसको लेके क्या करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाया है या फिर धारा की तरह जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें? देखिए ऐसा है कि मैं आपको इसका एक 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 मतलब आपको एक बात आपसे कहूंगा। मानवीय संवेदनाओं का प्रकटीकरण ही साहित्य है, ये मैं मानता हूँ। साहित्य की और भी परिभाषाएं लोग परिभाषित करते हैं अपने अपने हिसाब से, पर बिल्कुल। मेरी दृष्टि में जो सबसे सरल परिभाषा है और जिसको मैंने अनुभूत किया है, क्योंकि मैं किसी एक विषय, एक भाषा से एक भाषा, एक भाषा के साहित्य तक मैंने अपने आप को कभी सीमित नहीं रखा। मैंने साहित्य को साहित्य के रूप में स्वीकार किया। तो चाहे वो बांग्ला का साहित्य हो, चाहे यूरोप का साहित्य हो, चाहे वो हिंदी का साहित्य हो। आप हिंदी में इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है। जी। अगर संजय अनंत का जन्म किसी बांग्ला भाषी के घर में हुआ होता तो शायद आज मैं बांग्ला में लिख रहा होता। मेरा जन्म अगर यूरोप में होता तो मैं शायद फ्रेंच में लिख रहा होता। बिल्कुल। तो भाषा जो है हमको जन्म से मिली हुई है और हमारी भावनाओं संवेदनाओं का प्रकटीकरण का माध्यम बस है। हम्म। ठीक है। अब तो हम्म। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि संवेदनाओं को अगर हम प्रकट करने का अगर संसार हमें मौका देता रहे तो संसार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। हम्म। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हमेशा जो अपने वक्तव्यों में देता हूँ, आपके आपके जो श्रोता हूं उनसे भी कहूंगा कि फ्यूरल एडोल्फ हिटलर का मैं उदाहरण देता हूँ। एडोल्फ हिटलर इतने बड़े हत्यारे माने जाते हैं, सैकड़ों लोगों की चूंकि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड हार गए तो जो जो विजेता है वो इतिहास लिखता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये बताया गया विजेताओं के द्वारा कि वो तो दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्ति थे, और सच्चाई भी है इसमें कि उन्होंने ज्यूस लोगों को बहुत ही निरंकुशता से मारा उनके नाजियों ने। लेकिन अगर आप उनके एक 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 मैं लाइन उनकी पढ़ रहा हूँ। अगर आपको मैं आपको उनके उनके मैन क्राफ्ट जो उनका आत्मकथा है उससे उनकी एक छोटी सी लाइन पढ़ के आपको बता रहा हूँ। This happened when I was 12 years old. How it came about, I cannot exactly say now, but one day it became clear to me that I would be a painter. I mean an artist. तो हिटलर जिसके बारे में फ्लोरल फ्यूरल के बारे में जितने हम उल्टा सीधा हम पढ़ते हैं, 12 साल की उम्र में वो व्यक्ति एक पेंटर बनना आर्ट। चाहता था। अगर सोचिए कि अगर प्रकृति ने और समाज ने उसको पेंटर बनने का मौका दिया होता तो वो जो लाखों लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरे तो शायद नहीं मरते। तो बढ़िया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझसे पूछा तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन्हीं संवेदनाओं को कागज पे उतारना चाहता हूँ। ठीक है। वो कविताओं के रूप में भी हो सकता है और इसके रूप में भी हो सकता है, समीक्षाओं के रूप में भी हो सकता है। आप जो लोग लिखते हैं उनमें भी आप लोगों की संवेदनाओं को मैं उतारता हूँ। मैं जब अपना स्वयं का लिखता हूँ तो अपनी संवेदनाओं को उतारता हूँ। तो संवेदनाओं का प्रकटीकरण ही साहित्य है। भाषा कुछ भी हो सकती है। हर स्थान, भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, पर मूल तो बातें वही है। आप भी आप वहां रहते हैं। आप किसी सिंगापुर के व्यक्ति से अगर आप मिलेंगे तो वो उसी बात पर हंसता है जिसमें मैं हंसता हूँ, वो बिल्कुल। उसी बात पे रोता है जिसमें वो रोता है। हमारी मानव संवेदनाएं वही है, हमको बाई बर्थ मिली हुई है। ठीक है। हम्म। तो वो हमारे साथ चलेंगी। हाँ, अभी जो है एक कार्य जो है आपकी जानकारी में है, पर मैं आपके श्रोताओं को बता दूं। अभी जो मेरी अगली पुस्तक आने वाली है उसका शीर्षक है समीक्षा के दर्पण में
प्रवासी काव्य। इसमें जी आदरणीय विनोद जी भी हैं और इस तरह के बहुत सारे एनआरआईज जो है जिन्होंने साहित्य, हिंदी साहित्य में योगदान दिया है काव्य में, तो उनकी कविताओं की जो मैंने समीक्षा की उसको एक पुस्तक के रूप में हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये पुस्तक ये अभी आने वाली है। इसके बाद शायद मेरा काव्य संग्रह आएगा, ठीक है, जो वो भी तैयार है। तो इस प्रकार से कार्य करने की इच्छा है। और जो मैं द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, तो सनातन संस्कृति के की रक्षा के लिए, उसके उसके प्रचार प्रसार के लिए भी मैं कार्य करता हूँ। उस पे भी मैं कार्य करना चाहूंगा। और जहां पर भी हमारे सनातनी रहते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप चाहे कहीं पर भी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, राइटर हो, कोई भी हो, थोड़ा समय इस विषय पे सोचिए। हमारी स्थिति जूस जैसी, पारसियों जैसी नहीं होनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी अगर हम अभी नहीं कहते। जिस प्रकार से डेमोग्राफी भारत की चेंज हो रही है, जिस प्रकार से हम हिंदुओं की संख्या घट रही है, ये चिंता का विषय है। अगर हम नहीं करेंगे चिंता तो हमारा हाल वही होना है जो पारसियों का हुआ, जो यहूदियों का हुआ। बहुत थोड़े से हम रह जाएंगे। तो इस विषय पर भी हम लोग सोचें। बिल्कुल साहित्य साहित्य का ये विषय नहीं है, पर ये हमारी बिल्कुल। संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय मैं आपकी संवेदनाएं समझ सकता हूँ। है। इन्होंने लिखा है खुशबू जी ने, सर आपने सिंगापुर के साहित्य प्रेमियों का दिन बना दिया, आप जैसे विद्वत जन के लिए कुछ भी कहना, सूर्य को दीप दिखाना, अद्भुत प्रगतिशील देवता से भरपूर, बहुत कुछ सुनने सीखने में। शुक्रिया खुशबू जी। खुशबू जी हमेशा जुड़ती हैं और पूरा सुनती हैं। उम्मीद है कि एक दिन किसी दिन वो आपके मंच पे भी आएंगी। बहुत अच्छा लिख रही हैं और बहुत धन्यवाद। सराहनीय है सबकी तरफ से। धन्यवाद तो कुलदीप आखिरी जी। सवाल ये था कि कहते हैं अक्सर कि भाई ये जो दुनिया जिस तरह जा रही है और पूरी तरह से सब कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील पे बदल गया है। 1 मिनट से ज्यादा लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं रहा। इसमें कोई बैठ के किताब पूरी पढ़ ले या कविताएं पढ़े, सब बड़ा मुश्किल लगता है। तो आपके हिसाब से हिंदी साहित्य आज के इस सोशल मीडिया के दौर में किस तरफ जा रहा है, खासतौर से भारत में? ये आखिरी सवाल है। मेरा मेरा जो है, हाँ, मेरा मेरा अपना विचार जो है वो बहुत सकारात्मक है। हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। उसका कारण ये है कि जो आप जैसे एनआरआई से इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़नी है। भारत में जो जॉब के सिलसिले में, चाहे वो लेबर हो या आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे दुनिया में भारत से निकल कर फैल रहे हैं। और हिंदी भले ही भारत में राष्ट्रभाषा ना बन पाई हो, नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई हो, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में हम सब भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। जी चाहे हम कभी भी हम भारतीय मिलते हो, चाहे उसमें साउथ इंडियन हो, चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, हम सब भारतीय मिलते हैं। तो आपने भी देखा होगा, आपका अनुभव ही रहा, हिंदी हम में हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं और हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। इसमें कहीं कोई भी दो मत नहीं। कुछ क्षेत्रों में हिंदी कमजोर है। और हमारे यहाँ हिंदी, जो भारत का विषय अगर मैं लूँ, तो भारत में हमेशा जो है हमारे हिंदी साहित्यकार या हिंदी के जो से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो इंग्लिश से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिसके मैं सहमत नहीं हूँ। अंग्रेजी का अपना एक इतिहास रहा है, अंग्रेजी का अपना एक महत्व रहा है, तो अंग्रेजी तो अपनी जगह रहेगी। हिंदी का भविष्य उज्जवल इस हिसाब से है कि हिंदी आज के तारीख में भारत में मीडिया की भाषा बन गई। आपको दूरदर्शन का, और जब शुरू हुआ, आपने मीडिया की बात करी, तो मैं मीडिया की ही बात से ये आपका अंतिम प्रश्न है तो मैं उसका जवाब दूंगा कि आप ये देखिए कि शुरू में जो विज्ञापन आया करते थे, जो कार्यक्रम होते थे, जो समाचार से संबंधित सामूहिक विषयों पर चर्चाएं होती थी, दो चार अंग्रेजी में बैठ के रिपीट किया करते थे, एक भी टीआरपी नहीं मिलती थी, ठीक है। हिंदी में जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, हिंदी में आज तक चैनल आया, उसके बाद में और भी न्यूज चैनल आए, सारे चैनलों ने यह साबित कर दिया कि हिंदी में ही कमाई है। और जब हिंदी जो है वो व्यवसाय की भाषा बन गई और उनको समझ में आ गया कि हिंदी से रोजी रोटी जुड़ी है और हिंदी में काम करने में ही फायदा है, तो आप देखिए सारा काम आजकल हिंदी में हो रहा है, ठीक है। और जो विज्ञापन आपको याद होगा आपके बचपन के दौर का, तो आपने देखा होगा उस दौर में सारे विज्ञापन अंग्रेजी में आया करते थे, आज सारे विज्ञापन में हिंदी में आते हैं। क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि भैया जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला उपभोक्ता है, वो हिंदी समझता है। हिंदी में मैं अपनी बात रखूंगा तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो हिंदी के साथ ये बहुत प्लस पॉइंट है और हिंदी दिन पर दिन बढ़ेगी। बिल्कुल भी हमको चिंता की आवश्यकता नहीं है और हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ, हिंदी का एक अलग मुकाम होगा और अंग्रेजी का अलग होगा। इंग्लिश या अंग्रेजी भारत से जाएगी नहीं, लेकिन अंग्रेजी हिंदी का अपना एक स्थान बना रही है और बना चुकी है और आगे भी बनाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। इसी पॉजिटिव नोट के साथ फिर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। जो लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, प्रहलाद जी, खुशबू जी, अपर्णा जी, राहुल जी, निहारिका जी, शुभम, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए, सबको अपना समय नमस्कार देने करता के हूँ। लिए। सबके प्रति धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी
और आशा है आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, पढ़ने में रुचि जगाइए। पढ़ना ही जो है वो भाषा को समृद्ध करेगा। हम लिखते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरों को पढ़े भी। बिल्कुल। ये भी सारे हिंदी साहित्य प्रेमियों से मेरी ऐसा अनुरोध रहता है कि आप पढ़िए भी। आप पढ़िए, तभी साहित्य समृद्ध होगा, हिंदी समृद्ध होगी। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।